हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में जो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसकी डी फ्री यूनिट्स अभी आई हैं 254, नाम है यासिका। वहां पे आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने जितना बाई ऑनेस्टी बता सकता था मैंने बताया। इसके साथ साथ मैंने आपको प्रोमिस किया था कि जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो मुझे आप कमेंट्स करोगे, वो सभी कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूं और आपके डाउट्स दूर करने वाला। और कुछ डाउट्स आपके व्हाट्सएप के थ्रू भी मिले, उनमें से जो बहुत जरूरी है, जो कॉमनली हो रहा है और जो सबकी हेल्प कर सकता है, इस टाइप के डाउट्स मैं आपके दूर करने वाला हूं। तो जो फर्स्ट डाउट है कि सर हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अब अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हो, जो मैसेजेस मैंने देखे तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि आपने कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई किया होगा। अप्लाई करने के बाद आपको यूनिट अलॉट हुई होगी और अलॉटेड यूनिट से आपने बैकआउट कर दिया होगा, सरेंडर कर दिया होगा। इस वजह से जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर अप्लाई करेंगे तो आप नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि अपने किस परिवार में किसी भी फैमिली मेंबर से नया रजिस्ट्रेशन कराएं। नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और 590 रुपीज फीस होती है, आपको पता होगा। जो न्यू क्लाइंट्स है मैं उनको बता देता हूं, 590 रुपीज हर किसी के लिए होती है जब रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और ये गवर्नमेंट फीस होती है। तो वहां पर करने के बाद आप न्यू एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वहां पर शेयर कर सकते हैं। और हां, याद रखना, जो पहले जिन्होंने अप्लाई किया था और यूनिट सरेंडर की हुई है, उनके डॉक्यूमेंट्स वहां पर नॉमिनी में या डेपोनेंट में ना रखें। मैं आपको पहले ही ये सजेस्ट कर देता हूं। अब इसके बाद एक और डाउट है, डाउट नहीं, ये बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनके मैसेजेस मिले कि सर आपकी कंसल्टिंग फीस क्या है, हम वो पे करने के लिए रेडी हैं और हमारे कुछ डाउट्स हैं, प्लीज वो दूर कर दीजिए। तो जी मैं उसके बारे में बता दूं कि जो कंसल्टिंग फीस है, अब आप 2-4 डाउट्स हैं आपके, मुझे आपसे 2-4 मिनट्स बात करनी है और उसमें आपके डाउट्स दूर हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करता। भाई मेरे 2-4 मिनट हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो दूर कर सकते हैं और एक घर खरीदने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, यदि मैं फ्री होऊंगा तो बिल्कुल उसी टाइम पे हेल्प कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको कॉल बैक कर लेता हूं। तो उसके लिए कोई फीस नहीं है। फीस किसके लिए होती है? देखिए, फीस मेरी है 15 to 20,000 होती है, और वो उन लोगों के लिए होती है जिसपे हम काफी सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें से एक प्रोजेक्ट हम बता रहे हैं, काफी सारी बातें उनसे हो रही हैं, 10-10, 15-15 मिनट बात कर रहे हैं, और वो एक बार नहीं, वो मल्टीपल टाइम्स होता है। तो उस टाइम पर मेरी पर प्रोजेक्ट 15 to 20,000 फीस होती है। अब आपको यासिका में करना है, आपको आरओएफ में करना है, और आपको पता है या छोटे मोटे डाउट्स हैं 2-4 मिनट में जो कि सोल्व हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं कोई फीस चार्ज नहीं करता और ना ही कभी पे करने की आपको आवश्यकता फ्यूचर में होगी। सो ये था आपका डाउट नंबर 2। आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, यदि आप 2-4 मिनट में कोई भी आपके डाउट्स हैं छोटे मोटे आप पूछ सकते हैं, मैं कभी उसके लिए चार्ज नहीं करूंगा। और जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं उनके लिए तो मैं वैसे भी, मेरी सारी सर्विसेज फ्री ही रहती हैं। अब मैं देख पा रहा हूं एक विक्रांत विज जी का कमेंट है कि जी मेरे पास दिल्ली में एक घर है, डीडीए में नहीं है लेकिन मेरे पास घर है, तो क्या मैं घर ये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में P3 में अप्लाई करूं या P4 में? देखिए जी, आपने ये नहीं बताया कि आपका जो घर है वो किसी अथोराइज्ड कॉलोनी में है या कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है। यहाँ से भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, रजिस्ट्री हुई है कि नहीं हुई, जीपीए पे है या किस तरीके से है। यदि आप मुझे डिटेल में बताते तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प कर पाता, लेकिन मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपको कोई प्लॉट या फ्लैट मिला है तो आप इस स्कीम में हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन P4 में ले सकते हैं, यानी कि आपको एफिडेविट में लिख के देना होगा, लेकिन उसका कोई फायदा यहाँ पर नहीं है। P4 में कोई चांसेस यहाँ पे निकलने के नहीं है। अब काफी सारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनका एक कॉमन डाउट हो रहा है, काफी सारे व्यूअर्स ने मुझे ये पूछा है, यहाँ पे कंफर्मेशन यूनिट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, मैंने जो लास्ट वीडियो शेयर किया था उसमें भी मैंने बताया था कि जब आप इसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो मैनेजमेंट कोटा फीस है, इस दोनों को ऐड करते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर आपको यहाँ पे घर खरीदना चाहिए, कंफर्मेशन यूनिट में नहीं जाना चाहिए। हाँ, कोई अच्छी यूनिट किसी अच्छे रेट पर निकल कर आती है इस लोकेशन में तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। अब एक नेक्स्ट डाउट है कि जी मेरे पास डीडीए की प्रॉपर्टी है बट उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो क्या मुझे यहाँ पे P3 में अप्लाई कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेशक रजिस्ट्री ना हुई हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, इनका डेटा आराम से शेयर किया जा सकता है और वो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, क्योंकि पेनल्टी इतनी है कि आपका अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना वो पूरा चला जाए, तो ऐसा रिस्क ना लें। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोन कौन कौन से बैंक दे रहे हैं? तो अभी तक जो लीडिंग बैंक हैं इंडिया के, वो अभी तक याशिका के इस प्रोजेक्ट के लिए लोन स्टार्ट नहीं किए हैं। फ्यूचर में बिल्कुल हो सकता है, वो बिल्डर के ऊपर भी रहेगा कि बिल्डर कितनी हेल्प करता है बैंक के साथ,
और कुछ बैंक हैं जो पे कर रहे हैं। तो जैसे ये प्रोजेक्ट ड्रॉ के आसपास जाएगा मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। सो आप फिर से मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल के जो कम्युनिटी है आप ज्वाइन कर लें, आगे आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है। अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यासिका, जहां पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे एप्रिसिएशन क्या हो सकता है? जब ये पोजीशन मिलेगी इसकी, तो उसके बाद जब हम सेल करने पर ये प्रोजेक्ट आएगा तो इसका एप्रिसिएशन क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो जी आज के दिन जो इस लोकेशन में चल रहा है और जिस तरीके का लेआउट वगैरह है, तो मैं मान सकता हूं कि मिनिमम 2 टाइम्स तो होगा। जब हम आसपास के प्रोजेक्ट देखते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट देखते हैं, तो मिनिमम 2 टाइम्स तक जा सकता है जिस दिन ये प्रोजेक्ट ऑन पोजीशन आएगा। अब एक और क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, लेकिन एक और बिल्डर है जारा आवास, कि जी वहां का जो फेज 3 है, बिल्डर कैसा है, प्रोजेक्ट कैसा है? तो जी मैं आपको बता दूं कि जारा बिल्डर है, जारा ग्रुप है, मैं इसे बहुत अच्छे बिल्डर्स में कभी नहीं रखता था, लेकिन हाँ क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ें रही, जैसे कि जब इन्होंने प्रोजेक्ट सेल किए फेज 1 फेज 2, तो जो रोड बताया गया उसके बाद बहुत सारे डिस्प्यूट आए, और जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है इससे भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज मुझे फेज 1 फेज 2 में दिखती थी। बट यदि आज के टाइम की बात करता हूँ कि भाई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बहुत कम आते हैं, गुड़गांव के अंदर तो ना के बराबर आ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और यही सजेस्ट करूंगा कि जी बिल्कुल आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अभी आने वाले टाइम में ये लोकेशन से एक अच्छा एप्रिसिएशन देकर जाएंगे। एक नेक्स्ट कमेंट है कि जब हम लोकेशन तक गए गाड़ी से तो हमें जाना बड़ा मुश्किल हो गया, रोड बहुत अच्छा नहीं था। तो बिल्कुल मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि जो कनेक्टिविटी देखते हो आज के दिन वो ऐसी नहीं है। और यहाँ पर जो विजिटर्स हैं मैं इनको बता दूं कि ये मोस्ट प्रोबेबली जिस रोड को इन्होंने किया होगा वो गूगल मैप का सहारा लिया होगा। और गूगल मैप यदि आप द्वारका एक्सप्रेसवे से जाते हैं सेक्टर 99 से, जो कंसेंट का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, इसके बाद रहेजा की प्लॉटिंग है और इसके साथ जो रोड जाता है, रोड नहीं है वो कच्चा रास्ता है, और वो ऐसा बिल्कुल है कि वहां से आप गाड़ी से जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसके अपोजिट साइड से आपको आना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो अपोजिट साइड से आना, इसके सामने से एक रास्ता और है वो इससे अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा नहीं। अभी नेक्स्ट फ्यूचर में 24 मीटर रोड यहां पे बनने वाला है, मास्टर प्लान में है, कब तक आएगा? तो मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि जो चीजें अभी तक कंफर्मेशन, जहां पे कंफर्मेशन नहीं है वो मैं नहीं बोलता। हाँ, बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए इसे नेक्स्ट 2 मंथ में या 4 मंथ में 6 मंथ में बोल सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जब तक प्रोजेक्ट पोजीशन पे आएगा, कंप्लीट होगा, तब तक ये रोड शायद बन जाना चाहिए। एक और डाउट है कि जी एज लिमिट क्या होती है यहाँ पे? जी मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। इससे ऊपर की यदि आप बात करते हैं तो 75 से ऊपर यदि जाते हैं तो होम लोन लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ये आप देख लेना। इसके बीच की एज लिमिट आपकी है तो वो बेस्ट है। अब एक कमेंट और है कि जी मेरा 2018 में मैंने एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लिया था मेरी वाइफ के नाम से, क्या मैं अब याशिका में अप्लाई कर सकता हूं? जी नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही परिवार में कंसीडर होते हैं, और अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का नियम है कि एक परिवार एक घर होना चाहिए, इसलिए यहां पर आप एप्लीकेबल नहीं हैं। परिवार में कुछ दूसरे लोग हैं तो आप उनके नाम से अप्लाई कर सकते हैं। अब एक कमेंट है, ये गंगा तथास्तु के आए हुए हैं, यहां भी काम करेंगे कि जी मेरा निकल गया गंगा तथास्तु में, तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए? गंगा तथास्तु के कुछ ऐसे कमेंट हैं कि जी फ्यूचर क्या होने वाला है। कुछ ने कहा है कि जी यहाँ पे इतने 3000 के आसपास के फ्लैट हैं, तो क्या हमें यहाँ पर एक अच्छी रेंटल यील्ड बन पाएगी या नहीं? बहुत सारे डाउट्स हैं, तो गंगा तथास्तु के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट आपके अभी के लिए मैं बता दूं कि जी आप यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो ये जरूर देख लिया करें कि भाई मुझे विड्रॉ करने की आवश्यकता ना पड़े ड्रॉ के बाद, क्योंकि जब वो करते हैं तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जब आप अप्लाई करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, आप अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बता दिया। और नेक्स्ट टाइम हम गंगा तथास्तु के बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, किन के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। आज के लिए हमारा फोकस है याशिका पर। हाँ, नोवारा के बारे में कुछ पूछा गया, जी नोवारा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी नोवारा बिल्डर मैं उसे बहुत अच्छा नहीं मानता, लोकेशन अभी मैं बहुत अच्छी नहीं मानता, बिल्डर को इसलिए नहीं मानता कि मैंने इनका रिव्यू किया हुआ है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं नोवारा का। मैं लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वहां पे हाई टेंशन वायर है, लोकेशन को डेवलप होने में टाइम लगेगा, बिल्डर को कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ऐसे बहुत सारे रीजंस वहां पर रहे जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। एक कमेंट और है नेक्स्ट कि जी इनकम लिमिट क्या होती है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में? तो जी इनकम लिमिट देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में क्या है कि आप फिल कर सकते हैं, वो कोई बैरियर नहीं है। जो सब्सिडी मिलती थी वो आपको 18 लाख से ऊपर नहीं मिलती थी, और वो सब्सिडी आज के दिन चल नहीं रही है। सो आपकी इनकम कितनी भी है आप फिल कर सकते हैं। अब एक और कमेंट है कि जी धारोड़ा में मेरे पास ईडब्ल्यूएस फ्लैट है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। एक कमेंट और है, एक न्यू हाउसिंग पॉलिसी आने के चांसेस जो आप बता रहे थे, क्या वो आएगी 50 to 60 लाख के बीच? सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट के अंदर क्या सपोर्ट रहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करती थी, और वो बजट में तो कुछ मिला नहीं। अब होगा तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होगा, वो अब आने वाले टाइम में यदि ऐसे कुछ चांसेस बनेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब एक कमेंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी यहां पर हाई टेंशन वायर हैं, क्या वो अभी भी हैं? जी मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो ये डीफ्रीज यूनिट्स हैं वो हाई टेंशन वायर की
कारण ही फ्रीज हुई थी क्योंकि इसके नीचे जस्ट नीचे टावर थे, वो जब हट गए हैं तभी ये यूनिट्स डीफ्रीज हुई हैं। तो वो हाई टेंशन वायर अब यहां पर नहीं है। अब फिर से एमक्यू यूनिट्स के बारे में पूछ रहे हैं जी, यहां पे कुछ कंफर्मेशन होगा तो मैं जरूर बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, बट जो रेट आज के दिन मैनेजमेंट कोटा यूनिट्स का है मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि आप मैनेजमेंट कोटा यूनिट्स खरीद के और फिर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिल पाए, तो उस अमाउंट पर एक एप्रिसिएशन अच्छा नहीं मिल पाएगा। एक कमेंट और आया है जो अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे कि जी डीफ्रीज यूनिट्स के बारे में जो आपने बताया, भैया वो ही आने वाले टाइम में सारे ब्रोकर बताने वाले हैं, पहले उन लोगों को नहीं पता था। थैंक यू मेरे भैया जो आप ये समझते हैं। नेक्स्ट टाइम भी आपको जो रियल जो जेन्युइन बातें हैं वो ही मिलेंगी। अब जो ज्यादातर डाउट्स हैं मैं दूर कर चुका हूं, और भी कुछ डाउट्स होंगे मैं जानता हूं, तो आप मुझे कमेंट में लिखें, व्हाट्सअप करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखें, क्योंकि कमेंट्स के मैं लगभग डाउट्स अपने वीडियोज में शामिल करता हूं। और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।